अनमोल कोई आए हैं। हाँ जी, अनमोल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर वो जो पूछ रहा था क्वेश्चन, हुँ, हुँ। तो मुझे भी उसमें थोड़ा डाउट है। जैसे वो सही कह रहा है, इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है। मैं भी गरीब घर से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सर उसका भी तो क्वेश्चन सही था, इंसान के अंदर डर भी है और बिना बिना डर भी है, मतलब डर नहीं भी है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? कौन से वर्ण में आप आते हैं वैसे? सर मैं ब्राह्मण में ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वर्ण की बात नहीं है। ब्राह्मण में हैं। लेकिन सब ब्राह्मण अमीर ही नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण सुदामा भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, मैं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ईडब्ल्यूएस कोटा उठाया है कभी आपने? बिल्कुल उठाया हूँ सर। और जब तक नहीं उठाते थे उससे पहले रिज़र्वेशन को गाली देते थे? मतलब मैं कभी रिजर्वेशन, मैं तो उसके सपोर्ट में, मैं तो ऐसे कभी कहता ही नहीं रिजर्वेशन जरूरी है, इंसान के ऊपर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं क्या है। बात कर रहे हैं? आपके सारे ब्राह्मण जो हैं बैठ-बैठ के थोक-थोक के भाव से इसको खैरात बोलते थे। अरे सर हेलो, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब एक ही हो क्या बात जाते हैं कर हमारे। रहे हैं अनमोल? सब में अरे हाँ आपके सर। ब्राह्मण जो हैं, आपका ब्राह्मण मंदिर में मैंने तो देखा है कथा कहते हैं, कथा अरे कह सर मैं कह तो के खुद घर कह से रहा हूँ, माँग-माँग के वो लोग ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, उसमें मुझे क्या करना है, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी। अरे अनमोल रुके ना भाई, रुक जाएँ, इतना जल्दी भाग काहे रहे हैं आप? हम तो आपके उस कथावाचक ब्राह्मण की कह रहे हैं जो दूसरों के यहाँ से खैरात खा-खा के जिसका पेट भरता है। खैरात कहने का मतलब किसी के यहाँ पूजा करने गए, उनके यहाँ से कुछ प्रसाद-वरसाद ले आए, दान-दक्षिणा ले आए, उससे जिसका पेट भरता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम एसी में चलने वाले की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो करता है, पूजा करते-करते उसी में जाता है, कहेगा जय श्री राम करते-करते किसी नेता का भी नाम लेके बोलेगा बोलो जय। पब्लिक देख रही है, नहीं भाई हम तो ईश्वर को मानते हैं, हम उस नेता को नहीं मानते, हम उसकी जय कैसे बोले? उसमें भी मारा-मारी शुरू हो जाता है। तो आपके तो जो जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, वो तो बैठ के उसी में करते-करते आरक्षण मुर्दाबाद कह देगा। बताइए? आपके ब्राह्मण जो है कथावाचक जो दूसरों के घरों से, ओबीसी के घरों से, एससी-एसटी के घरों से, जो मतलब कथा कहलाते हैं, उनके घरों से जो दान दक्षिणा लेता है, वो जाके आरक्षण मुर्दाबाद कहलाता है। तो हम इसीलिए पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कोटा जब नहीं आया था तो तब जो है, आप लोग खूब कूट-कूट के गाली दिए हैं। कई फ़िल्में बनी, खूब पूरा दिखाया गया। खैरात आप लोग बोलते थे। ख़ैर चलें कोई बात नहीं है। अभी आप ईडब्ल्यूएस कोटा ले ही लिए हैं तो चलें कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं आपकी, जिसको आप बोल रहे थे कि वो जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? उसको क्लियर कीजिए ताकि उस बात पर हम लोग बात कर सकें। बोलिए, क्या हाँ, बोल रहा था वो? वो कह रहा था जैसे कि मान लीजिए कास्ट सब, हम कह रहे हैं सब खत्म हो जाए, ठीक है, अच्छी चीज है, खत्म होना चाहिए। बट सर हर इंसान के अंदर डर भी होता है और ना डर भी होता है। समझ रहे हैं आप बात को? कास्ट कास्ट खत्म हो जाएगा तो आपको किस चीज़ का डर लगेगा? डर किसी, अरे इंसान इंसान से डरता है, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ डरता है इंसान। तो कास्ट खत्म हो जाएगा तो आप किसको डरा देंगे भाई? कौन आपको डरा देगा? खुल के बोलिए अच्छा ना। ये बताइए, आप ये बताइए, देखिए गोल गुंडा पोस्ट माफिया जो चेंज बनते हैं। हुँ। हेलो। हाँ, बोलिए ना आप बोलिए। सर जो गुंडा माफिया बनते हैं वो भी तो किसी का कत्ल कर देते हैं, इंसान उससे डरता है कि नहीं? अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हज़ार साल से जो आपने शूद्रों को मारने, काटने इसकी जो बातें आपके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं सर। उससे अरे रुके भाई, आप काहे इतना डर काहे रहे हैं? आप तो हज़ार साल से लिखे हैं, खूब दूसरों का इसका जीभ काट लो, उसका कान काट लो, उसका नाक काट लो, उसकी बहू-बेटी लूट लो, घर में ये हो उसको निकाल दो, गोबर-गोमूत्र खाओ। आप तो पंचगव्य गोबर-गोमूत्र को आप ज़्यादा पवित्र मानते हैं। आपको डर किससे लगेगा? कौन-सा गुंडा माफिया बन जाएगा जिससे आपको डर लगेगा भाई? हेलो कौन गुंडा सर, मैं माफिया ये बन सब जाएगा? हाँ। कास्ट और जाति खत्म होगा, तो आपको लगता है कि सब गुंडा माफिया कौन बन जाएगा? वो अरे बताइए। सर बिल्कुल अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा अभी भी है, मतलब कास्ट और अब जाति जब है, तो गुंडा माफिया हैं, तब आपको डर नहीं बिल्कुल, लग रहा है? बिल्कुल डर डर क्यों नहीं, लगता है है? ही डर, सबको डर है, अच्छा कौन डर है कोई ना? इंसान ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, इंसान की ठीक है। टेंडेंसी है, डर भी है और अच्छा। हिम्मत भी है, ऐसा कुछ हुँ, नहीं है। ठीक है। गुंडा माफिया है, फिर भी आपके पास डर है। अब मान लीजिए कास्ट खत्म हो गया, तो भी आपके पास डर बचा रहेगा, है ना? बिल्कुल सर, इंसान है तो सब में रहता है, हुँ। किसी में नहीं रहता है। अच्छा ठीक है। कोई मार, ठीक है, कोई ठीक है। बचपन से मार ठीक काट है। देखता है तो वो आगे बढ़ जाता है। मतलब जब कास्ट खत्म हो जाएगा मतलब 2 बीमारी है कि गुंडा माफिया हैं और एक बीमारी है कास्ट जातिवाद। जी, तो 2 जी। बीमारी में से एक बीमारी खत्म हो जाएगा, तो इसमें आपको खुशी होगी या दुःख होगा? कि चलो 2 बीमारी में से एक बीमारी तो खत्म हुई। क्या लगता है आपको? सर ये बीमारी कैसे आप कह रहे हो, इसको हम नहीं समझ रहे हैं। अच्छा जातिवाद बीमारी बीमारी नहीं नहीं, ये है। चीज़ खत्म होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, तो बीमारी थोड़ो नहीं हो ए सकता है, ए तो गलत ए नहीं ए है। 1 मिनट, 1 मिनट। आपने क्या कहा? कौन-सी बीमारी नहीं है? माफिया गुंडा या फिर जातिवाद? इसमें से कौन बीमारी आप सर नहीं मानते? बीमारी नहीं सर, ये अंदर से रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो हम मतलब बचपन से देख। आप ये कहना चाहते हैं कि जो जातिवादी भेदभाव है, वो कोई वो नहीं है?
आई बीमारी मीन में कोई गलत बीमारी होता है, नहीं ये है? गलत है, मैं बीमारी नहीं कह रहा हूँ इसको, ये गलत है। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? नहीं, ये गलत चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ। बताइए, कह रहे हैं कि बीमारी ही नहीं है। लीजिए। अरे तो मैं ये भी अरे तो कह रहा हूँ भाई, गलत है, गलत नहीं जोड़ रहे हैं आप, बीमारी जोड़ रहे हैं उसको। नहीं, नहीं, अगर आप जो है ना, ये आपने अपनी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी हैं। आपके लिए आपके ब्राह्मणों ने कलयुग के लिए प्रॉपर नियम सेट करके गए हैं भाई। आप अपनी किताब पढ़ें ना, आपकी किताबें लिखी हुई हैं। आपकी अरे सर, किताबों में हाँ आपके लिए ठीक है, कलयुग के लिए प्रॉपर आपके ब्राह्मणों को चिंता थी ना इस बात की। एक सेकंड आपके सर, एक ब्राह्मणों मिनट, को एक मिनट। ए ए हेलो। ए ए एक मिनट, आपने हाँ कहा ना ठीक कि है। बीमारी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बीमारी है, मैं साबित करूँगा ना, मेरी ज़िम्मेवारी है ना। मुझे समय तो दीजिए, मैं आपको अच्छा मैं बोलूँ? बताऊँ। आप सर बिल्कुल मैं, बोलिएगा। किताब मत खोलिए, मैं जानता हूँ किताब में सब कुछ गलत है तो कुछ अच्छा भी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा नहीं अच्छा है बताएँ ना? मैं जानता हूँ। अच्छा, नहीं, 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 नहीं हम अच्छा सर, दिखाएँगे। अरे, हम आपको अच्छा दिखाएँगे भई। आपने कहा ना कि बीमारी है कि नहीं है, हम आपको बताते हैं ना बीमारी है कि नहीं है। सर दुनिया हम में आपको कोई ऐसी बताएँगे। चीज़ नहीं जिसमें कमी ना हो, हर चीज़ में कमी है। अच्छा, कमी है। हाँ, चलिए, अच्छा अच्छा भी है, ये कमी भी है आपका हर चीज़ में। ये 44 और 45 नंबर श्लोक है पराशर स्मृति चैप्टर 6 का। एक बार पढ़ेंगे? अब सर वो मैं तो कह रहा हूँ गलत है, जो भी उसमें कुछ भी गलत लिखा है तो गलत ही कहा जाए, चाहे जो भी हो। एक बार पढ़ दीजिए तब ना हम डिसाइड करेंगे ये गलत है कि नहीं है। पढ़िए ना एक बार। क्या पढ़वा रहे हैं आप? ये 44 और 45 नंबर श्लोक है पराशर स्मृति 6 चैप्टर। ये पराशर स्मृति क्या है? ये कलयुग के लिए ब्राह्मणों को चिंता हो गई थी कि कलयुग के युग में ब्राह्मण जो है वो पता नहीं किस तरह से नियम फॉलो करेगा, मनु महाराज की बात सही से मानेगा, नहीं मानेगा। तो उन्होंने फिर अच्छा क्या सर, किया, मैंने पराशर आपसे स्मृति लिखी। सर सर मैं एक अ, बात और भी कहना चाहता हूँ। सुनिए ना, आप अभी गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। अभी एकदम सटीक जो गोल पोस्ट चल रही है बात, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर दूसरी बात पर जाएँगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर चेक कर लेते हैं कि गलत है कि नहीं है, सही है, क्या चीज़ें हैं। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपकी बात सुनते हैं। हाँ, चारों जी। वर्णों के लोगों के घर में अनजाने में रहते धोबिन चमन जोर से पढ़िए ना ज़रा। वेणु जीवनी व्यासम के तारों से टोकरियां आदि बनाकर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री की वास्तविकता का पता चलने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त का आधा प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात घर को आगे से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, धरती की खुदाई लिपाई, उस पर जप होम और ब्राह्मणों को बिठाकर उन्हें खिलाना पिलाना आदि सब कुछ अवश्य करना चाहिए। हो गया सर, पढ़ लिए। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आपके घर में जिस जैसा आपने इसमें लिखा हुआ था जो नाम था, इस नाम की कोई भी महिला गई हो, जैसे ही आपको उसकी जाति पता चलेगी, आपने तुरंत उसको घर से बाहर निकाल दिया, घर को लिपवाया, पुतवाया, खुदवाया, फिर ब्राह्मण को बैठा के जप हवन करके खिलाया-पिलाया। ये बताइए, इस तरह की जो मानसिकता है, वो स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति अरे लिखेगा सर या हेलो, वो हेलो बीमार आदमी सर, लिखेगा ये बात? सर पहले सुन लीजिए, मैं किताब-उताब नहीं मानता, ठीक है? जो गलत है वो गलत है। हमने अनमोल जी आपसे ये थोड़े पूछा है, हमने तो ये पूछा है कि जिसने भी ये किताब लिखी, पीढ़ी दर पीढ़ी तो ब्राह्मण ढो के लाया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये बात लिखा है, तो उस व्यक्ति के दिमाग क्या बीमार था वो? जो ऐसी बीमार भरी बातें लिख रहा था? हम आपसे ये पूछे हैं ना, हम आपसे ये पूछे हैं, क्या? क्या ये व्यक्ति बीमार था या स्वस्थ व्यक्ति ऐसा लिख सकता है या बीमार व्यक्ति ऐसा लिखेगा? बताइए। अरे स्वस्थ हो या बीमार हो, मुझसे उससे नहीं मतलब, हो सकता है उस समय ऐसा हो, मैं हम जानते हैं ना आप जानते हैं, हम आप इस समय जो आए हैं, प्रेज़ेंट टाइम में जो चल रहा है उस पे विश्वास करेंगे ना। सुन लिया आप लोगों ने? इनको ये बताने में भी दर्द महसूस नहीं हो पा रहा है, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि इनके पूर्वज जो हैं ऐसी बातें प्रैक्टिस करने की बात लिखे हुए हैं। इसको ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति बीमार है, इसको ये स्वस्थ मान रहे हैं और हम मुझसे कह रहे हैं कि बीमार है कि स्वस्थ है कि क्या है और ये जातिवाद को बीमारी नहीं मान रहे थे। भाई ऐसी बात है, चलो एक दूसरा दिखा देता हूँ, अगर आपको इसमें कोई ऐतराज़ हो रहा है तो एक दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसके जस्ट पहले वाला 43 नंबर, इसको एक बार आप पढ़ेंगे? पढ़ रहा हूँ। कहानी पूरी कर लो तब मैं बोलूँ, ठीक है? 43 नंबर जो श्लोक है उसको एक बार आप पढ़ दीजिए ताकि बात आगे बढ़े। हाँ जी, ऊपर सर वाला है। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। एक बार इसको पढ़ दीजिए ना, हम लोग अभी चेक करेंगे ना बीमार मानसिकता की बात। पढ़ लीजिए एक बार। पहले तो मुझे पता ही नहीं किस किताब से आप ला रहे हो, मुझे खुद नहीं पता मैं। तो अच्छा, नहीं पता है तो हम बताएँगे ना, हम आपकी हेल्प करेंगे ना, आप एक बार पढ़ो ना, 43 नंबर पढ़ो ना एक बार आप। ये सब किताब कहाँ से है पहले ये तो बताइए मुझे, तब तो मैं जानूँ कि क्या हो। सुनिए अनमोल, एक बार 43 नंबर पढ़ दीजिए। जब किताब खोला था तो पहले पेज से खोलते हुए दिखाते हुए लाया था।
पराशर स्मृति चैप्टर 6 का 43 नंबर श्लोक है। ये वो पराशर हैं जो आपके महाभारत के लेखक व्यास हैं, उनके पिता हैं। और ये कलयुग की मनुस्मृति कहलाती है। ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए स्पेशल तौर पर ये नियम कलयुग में फॉलो करने के लिए किताब लिखी है। अब मैं कह रहा हूँ चैप्टर 6 पराशर स्मृति का 43 नंबर श्लोक एक बार पढ़ दीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है, पढ़िए। हाँ जी सर अनमोल। वो कहाँ आप किताब पे ला रहे हो, बोलो क्या पढ़ना है। 43 नंबर एक बार पढ़े ना, आप काहे समय खराब कर रहे हैं। कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है। 43 ऊपर से है भाई। 43 आपको नहीं पढ़ने आता ये। 43 पहला ही श्लोक है ये। देखिए भाग गया ये। देख लिया आप लोगों ने। जैसे गोमूत्र यहाँ दिखा इसको कि 15 दिन तक गोमूत्र में पके यावक का सेवन करना है, तो ब्राह्मण भाग गया। ये सुदामा कोटा वाला था। देख लीजिए। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुदामा कोटा जो है कितना बड़ा जातिवादी लोग हैं। फ्री में इनको जो रिजर्वेशन बांटा जा रहा है, समझ रहे हैं, अभी तक ही खैरात कहते थे सब। ई जातिवाद को बीमारी कहने से ही बच रहा था। मैं किताब खोला कि जो किताब लिखा है जातिवाद वाली बात जो किया है, वो बीमार था कि नहीं था, भाग गया ये। इनको फ्री फंड में ये गरीबी का रोना, इनके अंदर कूट कूट के जातिवाद भरा है दोस्तों। ब्राह्मणों के अंदर चाहे वो सुदामा बन के आए, आपके पास गरीब बन के आए, इनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है। इसने जातिवाद को, आपने सुना क्या कहा कि मान लीजिए कि अगर सब लोग बराबर हो जाएंगे तो जो गुंडे माफिया होते हैं, कह रहा है आज भी गुंडे माफिया है। मतलब आज का गुंडा माफिया अगर ब्राह्मण हो तब तो सही है, लेकिन सब बराबर हो जाएंगे या कहीं एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अगर कहीं दबंग बन जाएंगे, दबंग क्या बन जाएंगे, मतलब वो भी अच्छे हो जाएंगे, तब तो इसको बड़ा दर्द होगा। मतलब इसके दबंग भी इसको अपने ब्राह्मण से चाहिए, इतना बड़ा ये जातिवादी था। और गवर्नमेंट, आप देख लीजिए, सुदामा सुदामा कह कह के चारों बगल घुमा घुमा के इनको 10% ईडब्ल्यूएस कोटा डाला गया है जातिवाद फैलाने के लिए। आप ब्राह्मणों की उन पीढ़ियों को जातिवाद फैलाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा दे रहे हैं। इसको बीमारी तक समझ में नहीं आ रही है। मैंने पूछा कि भाई माफिया जो है वो बीमारी हुआ माफिया बनना या जातिवाद। किताब खोल दिया कि पढ़ ले भाई, अब बता दे ये जातिवाद तो तुम्हारे किताब से आ रही है। अब कह रहा है कहां से किताब ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। अरे किताब ला रहे हैं, तुम्हारे धार्मिक किताब उठा के ले आ रहे हैं। अपनी किताब पढ़ने में शर्म आ रही है। कह रहा था कि अब का समय आ गया है बराबर। अरे तो बराबर हो गए हैं तो कहता ना कि ये किताब जो है गलत है, तुम्हारे पूर्वजों ने गलत लिखा है, स्वीकार किया नहीं किया। ये ब्राह्मण चाहे सुदामा बन के ही क्यों ना आ जाए, दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन इनके अंदर कूट कूट के जातिवाद भरा है। अपनी जातिवादी किताब तक का भी ये गलत नहीं कहते हैं। कहा एक बार भी कि ये किताब गलत है, या ये जो पराशर है वो गलत व्यक्ति था, गलत मानसिकता, बीमार व्यक्ति था जो ये सब गंदी बातें लिखे गया, नहीं स्वीकार करेगा। ये कोटा उठाएंगे। ये जितने पैसे भारत के संसाधन जो है, आप देखिए कितना गलत मिसयूज किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पे। जातिवादियों की फौज को फ्री में दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। जबकि रिजर्वेशन का प्रावधान ही इसलिए लाया गया था कि भारत के जितने लोग जो एससी एसटी ओबीसी, जिनको सदियों से एजुकेशन से रोक दिया गया, जातिवाद के कारण पढ़ने से उनको रोक दिया गया, ये किया गया, उनको अधिकार मिले। और इनको सारे अधिकार मिले थे, फिर भी रिजर्वेशन ले रहा है, हैं? अब भाग खड़ा हुआ, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कोई आदित्य पंत आए हैं। हाँ जी, आदित्य हेलो, पंत, बताएं क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सर इस प्लेटफॉर्म के लिए। आप सर, जो लोग, मैं एक प्रिविलेज क्लास से हूँ, मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं शायद समझ नहीं पाऊंगा। बट जब अभी कुछ महीनों से आपका ये प्रेजेंटेशन देखी, आपके विचारों को पढ़ा, तो रियलाइज़ किया कि कहाँ पे बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में। और अभी तक तो मैं इस चीज़ को बेनिफिट ले रहा था, तो आई कैन नॉट सिंपली गो अवे एंड एक्सेप्ट द पॉइंट कि ठीक है, सब सही है। गलत तो था, इतने सालों से इतनी कमियों को मैंने नज़रअंदाज करते हुए इनका फ़ायदा उठाया है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली किसी भी तौर पर। तो अब व्हाट शुड बी, अब आगे का रास्ता कैसे प्लान किया जाए। देखें, यहाँ पे एक बात बताइए, राजा राम मोहन राय थे, वो क्या एससी एसटी ओबीसी के लिए काम किए? नहीं, सोचिए। नहीं। तो उन्होंने अपने ही वर्ग के लोगों के लिए काम किया। उसी तरह से जितने भी ब्राह्मणों के जो समाज सुधारक कहा जाता है, वो अपने अपने लोगों को ही जागरूक किए हैं। लेकिन उनमें से किसी में इतना दम नहीं था कि वो धर्म ग्रंथों को उखाड़ कर उन पर क्वेश्चन खड़ा कर सके। सबने धर्म ग्रंथों में ही थोड़ा सा इधर मतलब बदल के, दयानंद सरस्वती मूल शंकर त्रिवेदी को देखिए आर्य समाज खड़ा कर लिया, वेद का मतलब बदल बदल के फिर से वेद, फिर से मनुस्मृति। मतलब इनका समाज सुधार भी शुरू होता है तो वही लकीर, वही फकीर, वहीं से मिट्टी, वहीं उठाया, वहीं पे जोड़ा, वहीं से तोड़ा, वहीं से फोड़ा। कोई चेंज चाहते ही नहीं।
अब यहाँ पे बात है आदित्य पंत कि बहुजन समाज में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब से लेके ज्योतिराव फूले जी से लेके आज भी बहुत सारे लोग अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग समाज पे कर रहे हैं। लगातार बहुजन समाज के लिए एक्टिविस्ट पैदा हो रहे हैं। अभी जो ज़रूरत है वो है ब्राह्मण समाज उनके अंदर चेतना जागे, वो अपने में काम करे। जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं उनके अंदर चेतना जागे, वो गंदगी की जो मूल जड़ है उसको उखाड़ फेंके। सबको अपने-अपने में काम करने की ज़रूरत है। अगर वो कर पाएँगे तो कर लीजिए। और शुरुआत तो अपने अपने-अपने अंदर से ही ग्रुप करनी में पड़ेगी। जी, अपने से ही करनी पड़ेगी, सब चीज़ अपने अंदर है ना। अगर एक बात आई है कि अगर सारे क्षत्रियों को ये बात समझ में आ जाए जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, तो कोई भी एससी-एसटी जब घोड़ा पर चढ़ के जाता है शादी करने के लिए, वो मारते उसको, तुरंत उनका सर खबर सुनी थी, बहुत बुरा लगा उसका। हाँ, तो आज भी एक खबर 70 नहीं साल, मतलब 75 हर साल बोलते हैं, अमृतकाल में हर 1-2 विष पिला महीने रहे हैं पे हम लोग। मतलब हर महीने एक ना एक खबर आ ही जाती है इस तरह की। तो चलो हम तो अपने लोगों को कहते हैं कि तू चढ़ने ही क्यों गया? तू तो और अच्छी उससे भी महँगी और एडवांस चीज़ों पर जा, उस पर क्यों गया? हम बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्षत्रिय जो अपने को कह रहा है उसके अंदर क्यों नहीं ऐसे विचार आ रहे हैं या उनके अंदर विचारक लोग क्यों नहीं समझा रहे हैं कि अबे तुम लोग कर क्या रहे हो आज की 21वीं सदी में? उनको समझाने वाला कौन आएगा? वो तो उनके ही लोग समझाएँगे ना। हम तो अपने लोगों को समझा रहे हैं। उसी तरह से ब्राह्मणवाद जो है बैठ के परोस रहा है हर जगह मंदिर पे जाके बैठ जाना कि हम ही पुजारी बनेंगे, हमारा ये समाज है, हमारा वो है, ये कर रहा है। उनके अंदर कब चेतना कि भाई ये सब छोड़ो-छाड़ो, जब पढ़ लिख के बच्चा ही आईएएस, पीसीएस बन रहा है, ये बन रहा है तो क्या है मंदिर-वंदिर की नौटंकी, क्यों कर्मकांड, क्यों पूजा-पाठ कराना, ये सब हटाओ, ये सब ये वो करो। उनके अंदर क्यों नहीं चेतना जाग रही है? वो तो उन्हीं के अंदर से जागेगी ना। तो सबको अपने अंदर सुधार करें, अपने-अपने कम्युनिटी के अंदर सुधार तो करें पहले। अब करेंगे तो हो जाएगा सुधार। नहीं तो बहुजन समाज में चेंज आ रहा है, आएगा, लगातार आते जाएगा और दूसरा कोई में अगर नहीं चेंज आएगा तो समय फिर करवट ले लेगी। वो कछुआ खरगोश का आपने सुना है ना कि कछुआ खरगोश में खरगोश तो बहुत उड़-उड़ के जाता था, कछुआ को सोचता था भई क्या ही तो जितना दौड़ता है एक छलांग मारूँगा इससे आगे निकल जाऊँगा। ये सर कछुआ संघर्ष तो रहेगा ही। चलते रहा। चलते रहा। सर्वाइवल आज वर्क करिएगा देखें तभी तो ऊपर उठेगा। बिल्कुल। आज देख लीजिए आज़ादी के 77 साल बीत गए। भारत से पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्मदिन पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। आप जानते हैं उस व्यक्ति का क्या नाम है? गांधी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, आप नहीं जान पाएँगे। नहीं मैं जानते थे। बताता हूँ। माफ़ कीजिए। हाँ, नहीं जानते हैं। बता रहा हूँ कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कछुआ-खरगोश की लड़ाई चल रही है और खरगोश जो है वो जानता नहीं है कि कछुआ कहाँ तक पहुँच चुका है। आज पूरे वर्ल्ड में अगर किसी व्यक्ति की सबसे धूमधाम से जयंती मनाई जाती है तो वो है बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। जी सर। उनसे धूमधाम से जयंती पूरे वर्ल्ड में किसी की नहीं मनाई जाती है। भारत से अगर कोई व्यक्ति जिस पर विश्व में सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रही है, कि कोई व्यक्ति जिसको सबसे ज़्यादा सम्मानित किया गया है वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब बताइए 1000 साल से ब्राह्मणवाद तो कह रहा है कि हम ही सबसे विद्वान हैं, हम ही पढ़े-लिखे विद्वान हैं, हम ये हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का। जी तो सर। अगर समाज ये बात नहीं समझ पा रहा है, वो अभी भी उसी ख़्याली पुलाव में व्हाट्सएप खोलता है, ये खोलता है, दिन भर देखता है, अरे वो तो सब नीचे हैं, वो ये है, वो ऐसे सोच रहा है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर वो अपने ख़्याली पुलाव की दुनिया में रह रहा है कि अरे हम तो सत्ता में हैं, हम तो मंदिर में ही हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि कछुआ जो है अपने रास्ते पर है, धीरे-धीरे चल रहा है, वो निकलेगा वो कछुआ। तो बाबा साहब का नाम जो है, वो वर्ल्ड लेवल पर जिस तरह से उन पर रिसर्च हो रही है, जिस तरह से उन पर इतने सारे आर्टिकल्स, जिस तरह से वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी उनको सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया जा रहा है, जिस तरह से दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनका नाम ले रही है। भारत से अगर किसी विद्वान में जिस तरह से उनका क्रेज़ बढ़ रहा है, तो वो बढ़ेगा ना। उनके बच्चे होंगे, ब्राह्मणवादियों में से किसी का क्यों नहीं इतना नाम हो रहा है? और इतने सारे विद्वान हैं, ये हैं। ये तो भारत में आप कितना भी सत्ता करके, अपना ये करके, कितना भी आप दूसरों को दबा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन समय रुका थोड़े है, वो तो बढ़ रहा है ना। और ग्लोबलाइज़ेशन तो ऐसा है कि सबको एक सिंक में खींच लेगा ना वो। ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो खींचता है, एक जगह फिक्स थोड़े ही है। एक का असर दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है, तीसरे पर पड़ता ही पड़ता है, तो बढ़ते जाएगा। तो अगर वो साथ नहीं चलेंगे, तो समय का चक्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तो आगे देखें फिर कितना बदलाव हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा फिर। ये चीज़ है ना आदित्य पंत। जी। सर एक बात मैं रह सकता हूँ यहाँ पे? बोलिए। चाहते तो हम सब यही हैं, मतलब मैं अपनी बात करूँ अगर, बाकी सबके बिहाफ पे तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि सोसाइटी क्लासलेस हो इस तरह से कि कल को मेरे बच्चे की भी शादी हो तो ऐसा ना हो कि वो मुझे सोचना पड़े कि यार ये चमार का बेटा है, या बेटी से कर रहा है या बेटे से कर रहा है या फिर किसी के बेटे बेटी से कर रहा है या कोई भी हो, मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी, कि वो भले ही किसी काम वाली के किसी किसी के भी लड़के बच्चे से करे,
उसमें मुझे कोई आपत्ति ना हो, और उसकी हर भले किसी से भी हो, आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट irrespective of the circumstances. That is what ideal society, जो मेरी परिकल्पना है, या मेरा यूटोपियन वर्ल्ड है। बट सवाल ये है कि आप जिस तरह से कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि इस चीज को तोड़ा जा सके, या इस चीज को कम से कम अपने एंड पे, मैं अपने परिवार के एंड पे जितना मैं कर सकता हूँ उस चीज पे आगे बढ़ाऊं। देखें, एक चीज़ हमेशा आप गौर कीजिएगा कि आपने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, आप लोग बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखें, जातिवाद की प्रॉब्लम जो आई है ना, वो सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ी लोगों की गलतफहमी क्या है कि ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण के सभी ठेकेदारों ने पहले तो इसको कहा कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात, जो मानता है, जो चाहता है कि सुधार ना हो, वो इसको पहले सामाजिक बताएगा, फिर कह देगा अंग्रेजों ने, मुगलों ने बना दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, हमेशा बहाना मारेगा। वो आपको मूल जड़ तक पहुंचा ही नहीं रहा है। मूल जड़ तक आप पहुंचेंगे तब आप समस्या का समाधान खोजेंगे ना। मान लीजिए किसी कोई बीमार है, पूरा ब्राह्मणवादी समाज बीमार है जातिवाद नाम की बीमारी से, और उसको बताया ही नहीं जा रहा है कि हम बीमार हैं, उस स्वीकार ही नहीं रहा है कि हम बीमार हैं। वो पहले एक्सेप्ट तो करे कि वो बीमार है, तब तो बीमारी का इलाज खोजेगा ना। अब वो क्या कह रहा है कि अरे वो हम बीमार थोड़े ही हैं, वो पता है वैसे हो गया था इसीलिए ऐसे हो गया, अच्छा कुछ वैसे हो गया था ऐसे हो गया, वो तरह तरह के बहाने मार रहा है। ये एक बीमारी है। अब जी। सवाल ये है कि बीमारी आई कहाँ से है। तो बीमारी का इलाज हम लोगों को पता है ना, उसकी बीमारी कहाँ से आ रही है। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि बीमारी उसकी जड़ कहाँ है, लेकिन ब्राह्मणवाद उस जड़ को खत्म नहीं करना चाह रहा, इसीलिए इतने बहाने बनाता है। ये अंग्रेजों ने बना दिया, मुगलों ने बना दिया, किसी ने मिलावट कर दी, बात कौन कहता है? जो चाहता है कि हम सही जगह पे पहुंचे ही नहीं, सही मूल जड़ की बात ही कोई ना करे। असल बीमारी की जड़ जो है धर्म है उसका, जिसको धर्म बोलता है। उसकी धार्मिक ग्रंथें जो हैं, बाबा साहब अपने विज्ञान सर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख गए हैं, रोटी बेटी संबंध इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताए हैं कि ब्राह्मणों को इसकी प्रेरणा जो है उसके धर्म ग्रंथ से मिलती है। अब पराशर स्मृति मैंने खोल दिया, जी, देखा सर, आपके बकवास था। आपके सामने ब्राह्मण था, सुदामा कोटा ब्राह्मण, वो भाग गया, बीमारी नहीं माना, भाग गया। लेकिन वो कहा कि कौन सी किताब है, हम मानते नहीं मानते, कह दिया। लेकिन आपको पता है वो चीजें आज भी प्रैक्टिस की जा रही हैं। आप देखिए कितने सारे लोग जो हैं, जब वो अपना स्पीच देते हैं, उस जगह पे जाते हैं, उस जगह को धुलवाया है ब्राह्मणों ने। ये जो था ना 44-45 नंबर में, जिसे लिखा है कि अगर आपके यहाँ 2 मींचामारीन, व्याधीन, वेरुळजीवनी इस तरह के लोग अगर जाते हैं, तो जैसे उनकी जाति का पता चले तुरंत उनको घर से लिखा के लिपाई, पोतवाई, खुदाई सब चीज़ कर-कुर के ब्राह्मण को बैठा के यज्ञ हवन करके शुद्ध करवाए, खिलाई-पिलाई, ये लिखा है ना? जी, तो आज देखिए प्रकाश राज साउथ का एक्टर है, विलेन के जी। रोल करते हैं, लेकिन वो एथिस्ट है, अपने को रैशनलिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। तो वो बंदा जहाँ भाषण देता है, उस जगह को ये सब धुलवाते हैं। कहते हैं कि तो नास्तिक था, जगह गंदा हो गया, गोबर गोमूत्र से धुलवाते हैं। भारत से कितने सारे एससी एसटी लीडर जो हैं, बाबू जगजीवन राम जब गए थे बीएचयू में अनावरण करने मूर्ति का, वो गए तो वहां पे बताइए यूनिवर्सिटी था, वहां पे उस जगह को धुलवाया गया कि एससी एसटी था। प्रधानमंत्री जब गई थी तो खबर आई कि शुद्धिकरण उनका कराया गया। तो ये किताबें आके यहाँ पे जो ब्राह्मण कह रहा है कि हम मानते हैं नहीं मानते हैं, झूठ बोलते हैं सब। ये प्रैक्टिस की जा रही है कि ये जगह को धुलवाते हैं, साफ करवाते हैं, गोमूत्र से करवाते हैं। एक जगह तो कोई सीएम थे, उनके हटने पर सुनने में आया था कि वहां भी धुलवाया गया, क्या किया गया। तो आप ये देख लीजिए कि जो चीजें प्रैक्टिस कर रहा है ब्राह्मण समाज, उसको जहां से प्रेरणा मिल रही है, कहां से ये सब चीजें उसको आती हैं उसके दिमाग में कि व्यक्ति गया तो यहाँ पे हम गोबर गोमूत्र से धुलवाएंगे, उसके धर्म ग्रंथ से। और वो कभी कह ही नहीं रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बेकार हैं, हमको इनको त्याग देना चाहिए, हमको जातिवाद सिखाए हैं, भेदभाव करना सिखाए हैं। वो कहता है कि कोई मिलावट कर दिया, तो कोई ये कर दिया, बहाना मार रहा है, कभी हटाने की बात ही नहीं कर रहा है। वो बीमारी अपनी खत्म करने की बात कहाँ कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। आदित्य पंत जी, मेरे ख्याल से 1936 में 1936 की ही शायद वो किताब है बाबा साहब की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बाबा साहब आज से 80 साल तो हो ही गया ना, उससे ज्यादा ही हो गया होगा, इतना साल पहले सॉल्यूशन दे गए। अब ब्राह्मणों को आज तक समझ में नहीं आया कि जातिवाद कैसे खत्म होगा। आप उसी ग्रंथ को ढो रहे हो, उसी ग्रंथ को सब पे थोप के धर्म बता रहे हो, जो धर्म आपको जातिवाद की प्रेरणा देता है, जिसके आधार पर आप भेदभाव करते हो।
ये वाला एससी जो हमारे लिए दंगा करेगा, ये वाला ओबीसी जो हमारे लिए दंगा करेगा, ये ठीक वाला है। ये वाला जो हमारी बात नहीं माना तो ये जाएगा तो यहाँ से हम गोबर गोमूत्र से धुलवाएँगे। किसके लिए किताब आपने रखा है भाई? हमने तो नहीं सुना कि किसी मुस्लिम या किसी ईसाई के मौलाना या पोप के जाने के बाद से आपने गोबर गोमूत्र से धुलवाया है। आपने तो हमेशा ही एससी, एसटी, ओबीसी ये जो लोग हैं इन्हीं के लिए आपने धुलवाया है। तो ये किताबें हम सबको समझना होगा कि आपके असल भेदभाव की जो जननी है, ये धार्मिक किताबें हैं, जिसको अपना धर्म बना के, जिसको आस्था बना के चिपकाया जा रहा है हम सब पर और यही जातिवाद बढ़ाती हैं। तो कैसे खत्म होगा? आदित्य पंत जी, सोचिए ज़रा आप, बताइए। बट सर आज के रोज एक इन सब चीज इसको वेपन बना करके बहुजन समाज को भी तो बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि हम अस वर्सेस वही बात देम में कर रहे हैं ना। मुसलमानों। हाँ, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में है। मतलब इसको डायग्नोसिस करना ही अभी आज के रोज समझ में नहीं आ रहा है कैसे ट्रीट किया जाए। अच्छा एक बात बताइए आप, जी मान लीजिए कि आपको 100 बीमारी हुई है, ठीक है? तो आप इलाज कराने जाएँगे, पहले जो मेन बीमारी होगी उसी का तो इलाज चलेगा ना? जी बिल्कुल। हुँ? पहले जो सबसे अच्छा, मान लीजिए कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें रानी मधुमक्खी जहाँ जाती है, वहीं ना सब उड़ के जाते हैं। पूरा जी जितने उसके हैं सब। रानी मधुमक्खी जहाँ जाएगी, वहाँ जाएँगे सब। जब ये सारे ग्रंथ जो हैं, बहुजन समाज तो लिखा नहीं है। लिखा किसने है? ब्राह्मण ने। किसने ब्राह्मण किया पीढ़ी दर जैसे पीढ़ी धो के ला रहा है। तो पंचजन्य खा के कुछ प्रॉब्लम किया। हाँ, प्रॉब्लम की जड़ जब आपको पता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, तो बहुजन समाज फँसे या कोई समाज फँसे, फँसेगा तभी ना जब जड़ है, जड़ ही नहीं रहेगा तो उसमें फँसेगा कौन? बताइए। अगर आपने जड़ की जगह को ही सही कर दिया, अगर ब्राह्मण ही ये फैसला ले लिया कि नहीं भाई अब हम धर्म ग्रंथ ना मानते हैं, हम किसी को ना बोल रहे हैं भाई, हम ना अब ये नहीं धुलवाएँगे भाई, हम तो अब बिल्कुल सही हो गए हैं, ये सब कोई नौटंकी ना करेंगे, न अपने में ना किसी को करने देंगे। जब वो ही सुधर जाएगा तो फँसेगा कौन? जड़ जो होता है ना, जब लड़ाई होती है तो दुश्मन के कहाँ पे सबसे पहले हमला किया जाता है? ये गौर किया है आपने? हाँ सर, पहले खाने पीने पे नहीं। या फिर उसके तसला बारूद पे। नहीं, 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 नहीं। हुँ। तसला बारूद, खाने-पीने वो तो बहुत स्कोप उसका बहुत वो तो हर जगह होगा, कहाँ-कहाँ खोज के कीजिएगा, एक जगह तो होगा नहीं। सबसे पहले उसके हवाई अड्डों को नष्ट किया जाता है कि उड़ ही ना पाए ये। वो यहाँ पे पहले पैक हो जाए। हाँ करेक्ट। समझ रहे लॉजिस्टिक्स हैं? को इसको तोड़ दो। सही बात है। हाँ, हवाई अड्डों के क्योंकि यहाँ जब सड़कों पे। हवाई हवाई नहीं रहा तो नीचे से करेगा, नीचे ऊपर से हम बम गिराते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको भेदभाव खत्म करना है तो उसका जो मेन जड़ है धर्म ग्रंथ उसको तोड़ना होगा आपको। आप सोच लोगे कि धर्म ग्रंथ हम बचा लें और धर्म ग्रंथ के नाम पर हम एक जो धर्म खड़ा किए हैं उसको भी बचा लें। अब उस धर्म ग्रंथ को भी बचा लें, अब फिर कहें कि हम कास्टलेस सोसाइटी, आपका कभी कास्टलेस सोसाइटी होगा ही नहीं क्योंकि आपका नियत में ही नहीं है कास्टलेस सोसाइटी बनाना। ये तो आप दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। जैसे एक आपने जुमला फेंक दिया कि भाई अंग्रेजों ने मिला दिया, मुगलों ने मिला दिया, कभी जुमला फेंक दिया कि कुछ पंडितों ने बना दिया, किसी ने बोल दिया कि पंडितों ने जाति बना दी। सब जुमलाबाजी तो कर रहे हैं। किसी ने कहा कि पंडितों ने बनाई, तो पंडितों ने जब बना दिया तो धर्म ग्रंथ में लिखा होगा तो उसको हटाओ, फेंको उसको। किसी ने कहा? किसी ने भी जड़ पे बात नहीं की है। सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। 10 तरह की जुमलेबाजी तब होती है जब 10 अलग-अलग लोगों को 10 अलग-अलग रिप्लाई देके जो जिस रिप्लाई से खुश हो जाए, जिस रिप्लाई से फँस जाए। होता है ना साम, दाम, दंड, भेद, नीति। 5 अप्लाई करो, किसी न किसी एक में तो फँसेगा, जिसमें फँस गया काम सॉल्व। तो ये सारी जुमलेबाजी की जा रही है। मूल मुद्दा धर्म, आपको भेदभाव खत्म करना है तो इनके जो धर्म ग्रंथ में जो ये जितनी जातिवादी बातें हैं और जब जातिवाद इनका खत्म कर दोगे तो इनके धर्म में बचेगा क्या फिर? बट एक मिनट सर, मैं एक मुझे दिमाग में एक हुँ। पॉइंट आया। हाँ, बताइएगा, बोलिए। शायद मैं गलत हूँ। बट हुँ, मामला जिस हिसाब से हमारी बात हुई है देख के लग रहा है कि जब नीयत ही खराब है इंसान की, मेरी नीयत ही हुँ, ठीक हुँ, नहीं है, तो हुँ। फिर मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं, कल को ऐसा हो गया कि मैंने एसजे को एक नया धर्म बना लिया, ब्राह्मणिज्म की जगह बाबा साहब एसजेइज्म ने कर यही दिया। किया। जी अंत। हाँ बाबा साहब ने क्यों कहा कि मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ तो मरूँगा हिंदू में नहीं? क्यों कहा? जब उन्होंने देख लिया वो इतना पढ़े लिखे हुए हैं और सारे के सारे ब्राह्मण जो हैं, ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब उन्होंने देख लिया कि आज़ादी के बाद भी कोई भाई आज़ादी के पहले तो वो बुद्धिस्ट नहीं बने थे, आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपने मरने से पहले तक भी वेट किया ना, मौका दिया कि नहीं दिया?
बिल्कुल, बिल्कुल। 47 में आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बनाने के बाद से वहाँ से त्याग पत्र भी दिया। त्याग पत्र के बाद से भी वेट किया उन्होंने कि देखें जो यहाँ का ब्राह्मण है वो सुधरता है कि नहीं सुधरता है। उन्होंने देखा कि इनमें कोई सुधार नहीं है, इनके अंदर से ही बीमारी है। ये अपनी बीमारी ठीक करना ही नहीं चाहते, इनके सुधार नहीं है। तब बाबा साहब ने कहा अपने घर लौटो भाई, घर लौटो अपने, दूसरे का मुँह नहीं देखना। दूसरे के घर वो कहा जाता है ना कि खून और पानी में खून ही गाढ़ा होता है। तो भैया अपना खून है, हमारे पूर्वज सम्राट अशोक के पुत्र यही हमारे पूर्वज हैं, खून हमेशा गाढ़ा होता है भई, पानी से। ये सब इनसे एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कुछ देंगे। बाबा साहब तुरंत अपना डिसीजन ले लिए, अपने लोगों को मैसेज दे दिए। और जो हमारे बहुजन भाई लोग इस मैसेज को नहीं समझ पाए हैं, आप तब तक घुटते रहिएगा। वो बात है ना कि आपके पास जो है कुआँ भी खुदा है, तालाब भी खुदा है, आप ज़बरदस्ती जो है ये ना कुआँ से पानी पी रहे हैं, ना तालाब से, ज़बरदस्ती घूम रहे हैं कहीं और, कुआँ खोज रहे हैं कहीं और, आप प्यासे घूम रहे हैं। बाबा साहब ने सारा चीज़ वेट किया है बाकायदे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक से झटके से, उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया, देखा कि इनमें कुछ चेंज आ रहा है, देश तो आज़ाद हो गया। अभी भी चलो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दे दिया, अब तो वेट कर लेते हैं। जब फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई ये इनमें कोई सुधार नहीं होगा और आज तक उनमें सुधार नहीं हुआ, आज तक भी वो गुमराही कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ही नहीं है कभी जाति खत्म करना। यहाँ देखें 2 आया था जो जनरल कास्ट से, उन दोनों के सुने थे आप सर। पूरा सुनिएगा, जी, जी, तो सुने थे दोनों। सोच देखिए कहता है कि मान लीजिए बीमारी नहीं कि है। हाँ, नहीं, मान लीजिए कि बाद में फिर कहीं ऐसा आया कि कोई गरीब है, वो फिर धनी हो गया, वो कुछ ऐसा करने लगा। बताइए इनकी सोच देखिए कि ये बीमार पड़े बीमारी हैं, बोलने कह से रहे हैं कि नहीं। बीमारी कोई नहीं है, उसने बोला ही नहीं। एक बार नहीं कह हुँ, कह पाया हुँ। बेचारा कि बीमारी नहीं है कोई। तो बीमारी हम बहुत कह रहे हैं गहरी है। ना कि आप देखें कि ब्राह्मणों के बच्चे-बच्चे के डीएनए में घुसा हुआ है कि जातिवाद रहनी चाहिए। चाहे सुदामा रो-रो के, मैंने देखा है ओबीसी बच्चों को स्टेटस लगाते थे। अरे कौन कहता है कि देखो ब्राह्मण के बच्चे गरीब नहीं होते। ओबीसी के बच्चे बच्चियाँ लड़कियाँ जो है स्टेटस लगा के घूम रही हैं, घूमती थी कि ब्राह्मण गरीब होता है, ब्राह्मण गरीब होता है। देखिए भैया सुन लीजिए, घर में अपने गाली देता होगा ओबीसी बच्चों को, नीच शूद्र कहते हैं ना, नीच जातिया, हुँ। छोट जातिया कहते हैं ओबीसी को। बताइए, और ये लोग कूद-कूद के घूम रहे थे, ले लिया सुदामा कोटा और कह रहा है बीमारी ही नहीं है जातिवाद। और दे दीजिए सुदामा कोटा, मन करे तो 20% दे दीजिए 10 से बढ़ा के। इनको 100 भी दे तो दोगे तभी भी दिक्कत रहेगी। ख़ैर इनको क्या, मैं भी इसमें हाँ, आता हूँ, मैं आई शुड नॉट, मैं अपने आप को बरी नहीं कर सकता। इतने सालों तक इन चीज़ों का कहीं न कहीं से फ़ायदा लिया ही है, तो समवन तो कहीं न कहीं प्रायश्चित करने का भी क्या समय आया, ये थोड़ी ना कि मैं उससे भाग गया। देखें अमेरिका में जिसने सुधार किया था, क्या नाम था उसका? बताइए, वो तो गोरा था ना? गोरा था कि नहीं था? नहीं, शायद आप उसके किसी और की बात कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग तो ब्लैक था। नहीं, नहीं, अब्राहम लिंकन, अब्राहम अब्राहम लिंकन। लिंकन, अच्छा। हुँ, हुँ। वो तो गोरा था। उसके यहाँ गृह युद्ध भी हो गया। गृह जी। युद्ध हुआ था। देश तो टुकड़े में बँटने वाला था। लेकिन उस बंदे ने फिर भी ये डिसीज़न लिया कि हमें ब्लैक्स को आज़ादी देनी है। आज उसका नाम सिर्फ़ अमेरिका तक नहीं सीमित है, वर्ल्ड वाइड गूंजता है कि हाँ, वो बंदा जो है गृह युद्ध भले हो गया लेकिन तब भी उसने अधिकार देने का पहल तो किया। इसी तरह से भारत में बीपी सिंह का भी नाम ओबीसी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि मंडल कमीशन पे वो एक व्यक्ति थे, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, इनिशिएट तो किए थे। ऐसा नहीं है कि भारत का एससी, एसटी, ओबीसी समाज जो है, अगर कोई जनरल वर्ग का व्यक्ति अगर उनके लिए काम करे, हक, अधिकार, बराबरी, और कौन-सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? बराबरी ही की तो बात कर रहे हैं ना, जो उनका अधिकार है वही तो देने की बात हो रही है। एक्स्ट्रा तो कुछ हो बिल्कुल नहीं सही। रहा। कर्पूरी हक ठाकुर अधिकार ने की ही भी। तो बात हो रही है ना। हाँ, जी। कर्पूरी ठाकुर तो ख़ैर वो ओबीसी से ही आते हैं, तो लेकिन उन्होंने भी पहली बार पहल की थी और तब देखें यही सारे के सारे जनरल जो हैं उनको गाली दे रहे थे। पूरा के पूरा उनको धर-धर के गाली देते थे। आज उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, उस समय खूब कूट-कूट के गाली देते थे कि कैसे रिज़र्वेशन दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर इक्वालिटी के लिए इनिशिएट करता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा समाज उसको क्रेडिट नहीं देता। लेकिन मन में अगर हो, अंदर से हो सुधार करने की भावना तब तो, समझ रहे हैं ना? समझ रहा सुधार हूँ की सर। भावना ही ना हो, तो कहाँ से कुछ चीज़ आएगी? ठीक है आदित्य पंत जी, आज तो थैंक समय यू सर। कम है, श्योर। आगे हाँ, पर ये टॉपिक पे ओके। मुझे थोड़ा-सा, अगर आप थोड़ा आगे भी बताएँ कि नियत पे कैसे वार किया जाए, तो काफ़ी देखें, हेल्प मिलेगा। एक बात बताइए, उन्होंने दंगाई बहुजन समाज के बच्चों को ही तो बना के खड़ा किया ना? जी, हम उनके बच्चों को क्यों नहीं ट्रेन कर सकते हैं? संभव है। हम उनके बच्चों को क्यों नहीं ट्रेन कर सकते हैं कि भाई आप लोग अपने समाज में सुधार कीजिए, आप सही रास्ते पर जाइए, आप सही कीजिए।
अगर वो हमारे बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम में कहीं न कहीं कमी है। बिल्कुल, कहीं न बराबरी पे कहीं होता है ना बात। अगर अमेरिका, चाइना दोनों एक-दूसरे को माल सप्लाई करते हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ़ अमेरिका सप्लाई करता है, चाइना भी तो माल सप्लाई करता है ना, दोनों को एक-दूसरे को। मैं समझ गया सर। आई गॉट योर समझ रहे हैं पॉइंट। ना? जी, बिल्कुल समझ हाँ, गया आपका पॉइंट। तो थैंक यू सर। बस यही चीज़ है। ठीक है, ओके आदित्य पंत जी।